और इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां जारी हैं, जहां 10 लाख लोग लाने का दावा किया गया है। इधर तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी ने पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि वो काबीना से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने शाहजैन बुगटी के हुकूमत से अलहदगी के ऐलान को एक दिलेराना इक़दाम करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पीर को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कामयाबी की पेशगोइयाँ कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने के कम अज़ कम 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर इस पर वोटिंग होना लाजमी है। अदम एतमाद की इस तहरीक की कामयाबी के लिए अपोजिशन को कम अज़ कम 172 अरकान असम्बली की हिमायत और वोट दरकार होंगे। यूक्रेन के शहर लिवियो में ऑयल फैक्ट्री को रूसी अफवाज ने रॉकेटों से निशाना बनाया, जिसके बाद ऑयल फैक्ट्री में भयानक आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया। मकामी हुक्काम के मुताबिक रूसी अफवाज के हमले में तेल के 2 टैंक तबाह हो गए थे। हालांकि किसी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। फजाई हमलों ने लिवियो को हिला कर रख दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा अफराद ने इस शहर में पनाह ले रखी है, जो दूसरे शहरों से फरार होकर आए हैं। पोलैंड के करीब वाक़ लिवियो जंग के आगाज से अब तक बड़ी हद तक महफूज रहा है, लेकिन अब यहां भी रूसी अफवाज पेशकदमी कर रही है। तो ये आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूक्रेन के लिवियो शहर है, जहां पर रूसी अफवाज ने रॉकेटों से इन ऑयल फैक्ट्रीज पर हमला किया, जिसमें 2 ऑयल टैंकर्स पर आग लगी है। तेल के 2 टैंक तबाह हो गए। हालांकि किसी हद तक आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। काबू पाया गया है। लिवियो को हिलाकर रखा गया है रूस के इस हमले ने, और अंदाजे के मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा अफराद इस शहर में पनाह गुज़ीन की हैसियत से हैं, जो दूसरे शहरों से फरार होकर आए थे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हुए बस हादसे में सरकार ने महलूकीन के अहलखाना के लिए 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 45 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। बस में 50 से ज़्यादा अफराद सवार थे। मुसाफिर मंगनी की तकरीब में शिरकत के लिए तिरुपति जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने चित्तूर बस हादसे में हुए जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है और महलूकीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया। महलूकीन के लवाकिन को फीकस 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए दिए जाएंगे। एक्स ग्रेशिया की रकम PM NRF से दी जाएगी। मगरबी बंगाल के बीरभूम तशद्दुद मामला अब CBI के हाथ में है। जांच में लगी CBI ने अब तक 21 लोगों को नामजद किया है। वाज़ेह के CBI टीम ने बीरभूम तशद्दुद केस की तहक़ीक़ात के लिए रामपुर हाट के सरकारी गेस्ट हाउस में एक आर्जी कैंप लगाया है। आपको बता दें कि 21 मार्च को कुछ नामालूम लोगों ने बीरभूम ज़िले के रामपुर हाट में 10 घरों को नजर आतिश कर दिया था और 8 लोगों को हलाक कर दिया था। इस मामले का नोटिस लेते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI इंक्वायरी का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में तैयार शुदा चीज़ों की दुनिया में मांग बढ़ गई है। PM ने कहा कि हमारे मुल्क ने 30 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जो तारीख है, और इसका मतलब है कि दुनिया में हिंदुस्तानी अशिया की मांग बढ़ रही है। बीते सप्ताह हमने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने हम सबको गर्व से भर दिया। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है।
पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। इसी तरह से आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हुआ जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इंचार्ज पीएल पुनिया ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत की। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, साथ ही छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात 2023 के हवाले से भी गुफ्तगू की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया मेरे साथ हैं। सर, कांग्रेस की कल महासचिव की बैठक हुई थी, ऐलान हुआ है कि महंगाई मुक्त भारत करना है, 31 से आंदोलन। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2023 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है छत्तीसगढ़ में? देखिए, 2 अलग अलग कार्यक्रम हैं। एक तो 2023 में जो छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं उसकी तैयारी के सिलसिले में सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर और जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं या सामान्य कार्यकर्ता है, सभी जुट के लगे हैं। एक कार्यक्रम जो चुनाव अब की बार भी ज़बरदस्त तरीके से, पहले से बेहतर नतीजे आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी 2023 में भी। और जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, ये महंगाई मुक्त भारत के कार्यक्रम के अंतर्गत ही ये 31 तारीख को सभी जगह कोई भी कहीं भी कर सकता है। सिलेंडर, मोटरसाइकिल पर माला चढ़ा के और फिर रात से शाम को दोपहर सुबह 11 बजे वो ढोलक या ताल, डबली, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बजा के और एक ध्यान आकर्षण करना है सरकार का। जो बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, उसका ध्यान आकर्षण करना है। महंगाई से जो लोग त्रस्त हैं उनको भी एहसास कराना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो करा रही है, सुनने को तैयार नहीं है। सर, केंद्र सरकार प्रयास नहीं कर रही महंगाई कम करने, तो सर ये जो महंगाई के खिलाफ बिगुल बजेगा 31 को रायपुर में, तो वहाँ आप रहेंगे? 31 को आपके नेतृत्व में होगा? देखिए, ये कोई एक जगह कार्यक्रम नहीं होना है। 31 तारीख को जो भी जहाँ भी है, जिस जगह वो है, और मैं खैरागढ़ में हूँगा तो खैरागढ़ में मैं करूँगा, और बाकी सब अपने अपने जो भी जहाँ होगा उसी जगह करेगा। खैरागढ़ में सर उपचुनाव है, तो वहाँ पर सर कांग्रेस मजबूत स्थिति में, लेकिन भाजपा भी कह रही है कि हम भी यहाँ सीट जीतेंगे। देखिए, सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूत कैंडिडेट फील्ड किया है श्रीमती यशोदा देवी वर्मा को, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उसके मुकाबले कोई अहमियत नहीं रखता है। और हमारा कैंडिडेट मजबूत है, हमारे सरकार वहाँ पर 3 साल से ज़्यादा हो गए, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने
किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, SC/ST के लिए, सब के लिए काम किया है और विशेष रूप से किसानों के लिए। तो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने नहीं टिक रही है और कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति है। कांग्रेस पार्टी हर हालत में खैरागढ़ को उपचुनाव जीतेगी। तो पूनिया साहब कह रहे हैं कि 2023 चुनाव जो है 18 से भी ज्यादा बेहतर तरीके से हम जीतेंगे और जनता के बीच जाकर सभी कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। शिवसेना के MP संजय राउत ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि शिवसेना के नजरियात बीजेपी के नजरियात से हमेशा अलग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सरकार बनाई, सत्ता का लाभ लिया, सब कुछ किया। तो ये जो बोल रही है महबूबा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। ताकत देने का काम ऐसे लोगों को बीजेपी ने किया सत्ता में जाकर। लेकिन एक बताता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कुछ भी हो, शिवसेना हमेशा इस विचारधारा को विरोध करेगी और करती रहेगी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि कोरोना के मुश्किल तरीन दिनों में मोदी हुकूमत ने मुल्क के आवाम की ज़रूरत का भरपूर ख्याल रखा है। हमें देखना होगा कि पिछले 2 वर्षों में जिस तरह का पूरे विश्व के सामने कोरोना काल के समय संकट आया और उस संकट के चलते जो गरीब, जो कमज़ोर तबका, महिलाएं, उनको किसी तरह की समस्या ना हो, खाने पीने की वजह से, दवाओं की वजह से उनको ऊपर नुकसान ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है उसने काम किया। 25 मार्च को उत्तर प्रदेश हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब हुई, लेकिन इस बार कानपुर में किसी भी MLA को वजीर नहीं बनाया गया, जिससे कानपुर के लोगों में नाराजगी है। इस हवाले से सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली इरफान सोलंकी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानपुर से 2 मंत्री थे, लेकिन इस बार एक भी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि यहाँ पर कद्दावर नेता रहे हैं और लगातार जीतते रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी जी मौजूद हैं। ये उनसे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में क्या सोच रही है, जबकि कानपुर से 7 सीटें मिली हैं 10 में से, और क्या लगता है आपको पार्टी क्या सोच रही है? कानपुर को नजर रखा गया। देखिए, बधाई, धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न मुझसे पूछा। जिस सूबे के मुख्यमंत्री जब शपथ लेने जा रहे हैं और उनको खुद नहीं मालूम है कि उनके कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होने जा रहे हैं, सवाल तो आपका ये होना चाहिए कि योगी जी को मालूम था कि उनके मंत्रिमंडल पे कौन कौन से नाम आने वाले। ये तो जब शपथ ग्रहण हुआ और हमारे गवर्नर महोदया पहुंची, उस समय लिस्ट आई और उससे पहले जब लोगों के पास फ़ोन पहुंचे हैं वही लोगों को पता चला। अब उदाहरण दे सकते हैं, जो हमारे कानपुर के 3 मंत्री थे, आपने 2 बताया, 3 मंत्री थे। एक पचौरी जी जो सांसद बन गए, फिर निर्मल कटियार जी थी, महाना जी थे। अब सबके नाम तो कत ही गए। खैर, ये उनकी पार्टी का मसला, हम तो समाजवादी पार्टी है, हम तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। पर मैं आपके सवाल का यही जवाब देना चाहूँगा, खुद योगी जी को नहीं मालूम था कि उनकी मंत्रिमंडल में कौन कौन से नाम होने वाले। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब सैया भाई कोतवाल तो दर खाएगा, जो मंत्री बने हैं तो वो योगी जी द्वारा नहीं बने हैं, वो सीधे आला कमान से आए। इसका मतलब कानपुर में आला कमान नाराज है। 7 में से 10 में से 7 ही जीत पाया, 3 विधानसभा हमने जीत ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको लगता है कि कानपुर उनके बस का नहीं है, इसे शायद उन्होंने कानपुर में मंत्रालय देना पसंद नहीं करा। जनता को छला गया है, क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मुझे लगता था कि कानपुर को प्रेजेंट करना चाहिए। जनता के साथ धोखा हुआ है। अगर जनता का मंत्री होता, काम करा, तो वैसे तो काम करते ही नहीं ये लोग। और फिर भी अब आगे तो उम्मीद क्या है कि ये तो समय बताएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनका कहना है कि कानपुर की जनता के साथ छल किया गया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुरादाबाद में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की जानिब से सहाफ़ी होली मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें मुरादाबाद डिवीज़न के तमाम सहाफ़ियों को दावतनामा भेजा गया और तमाम सहाफ़ियों ने अपनी मौजूदगी इस प्रोग्राम में दर्ज कराई। तमाम सहाफ़ियों ने मिलकर इस मौके पर खूब रक़्स किया और होली के रंग उड़ाए। इसके अलावा ज़िले के तमाम बड़े पुलिस अफसरान को इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया था। इस मौके पर ज़िला मजिस्ट्रेट, DIG और SSP के अलावा पुलिस के तमाम अफसरान मौजूद रहे और सभी अफसरान और सहाफ़ियों ने मिलकर एक दूसरे को होली की मुबारकबाद पेश की।
आज उत्तर प्रदेश यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से पत्रकार होली मिलन समारोह का आयोजन कराया गया था और ये इसमें पूरे हमारे जनपद के सभी पत्रकारों को बुलाया गया था और सारे पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारी आए हुए थे। हम लोगों ने विचार मंथन किया और सबको होली की बधाई दी। इसी को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। भविष्य में इस तरीके के कार्यक्रम और निकटतम भविष्य में इस तरीके के समारोह पत्रकार संगठन की ओर से होते रहेंगे। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे और डीजल की कीमत में 55 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद दारुल-हुकूमत में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 11 पैसे और डीजल की कीमत 90 रुपये 42 पैसे हो गई है। गुज़श्ता रोज़ दारुल-हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया था। 4 माह से ज़्यादा के वक्फे के बाद मंगल को पहली बार इन कीमतों में तब्दीली की गई, जिसके बाद गुज़श्ता 6 दिनों में ईंधन 5वीं मरतबा महंगा हो गया है। वहीं मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 88 पैसे और डीजल की कीमत 98 रुपये 13 पैसे हो गई है। पेट्रोल और डीजल का दाम जब भी बढ़ता है तो आम जनता के ऊपर इसका असर सीधे देखने को मिलता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का जैसे ही दाम बढ़ता है तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उनके दाम में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि सभी चीज़ यातायात पे निर्भर करता है। इसको लेके जो है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने के बाद ये आम जनता के जेब पे भारी पड़ता है। हालांकि जो लोग ट्रेवल करते हैं, जो बाइक चलाते हैं, जो कार चलाते हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ता है, लेकिन जो नहीं चलाते हैं वो भी जब सामानों को खरीदते हैं तो उसका असर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है, इससे आम आदमी काफ़ी चिंतित है। और अगर आज की बात की जाए तो आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो इसमें 55 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और वहीं डीजल में जो 50 पैसे की बढ़ोतरी सामने आ रही है। आज की अगर बात की जाए तो आज देखिए पेट्रोल पंप पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे जो शो किया जा रहा है, पेट्रोल जो है 99 रुपये 15 पैसे हो गए हैं। अगर आज कोई पेट्रोल लेगा यहाँ से तो उसको 99 रुपये 15 पैसे पेड करने होंगे। अगर वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल जो है वो 90 रुपये 46 पैसा हो गया दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल के रेट हैं। और इसी तरह से दूसरे महानगरों में भी ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 113 रुपये पेट्रोल हो गया है। लगातार जो बढ़ोतरी हुई है इससे लोग चिंतित हैं। और चलिए यहाँ पर तमाम लोग पेट्रोल ले रहे हैं तो इनसे जानना चाहेंगे कि जो लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है इस पर इन लोगों का क्या कहना है। अब अगर देखा जाए तो पेट्रोल के दाम फिर बढ़े हैं और डीजल के, और आज भी जो बढ़े हैं उसकी वजह से देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है, तो नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, अभी तो सरकार को सोचना चाहिए। महंगाई वैसी बढ़ रही है, डे बाई डे बढ़ रही है। पेट्रोल बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ेगा और किराया बढ़ेगा तो आम आदमी पे फर्क पड़ेगा। बहुत महंगा पड़ रहा है मेरे बजट में, बहुत महंगा पड़ रहा है। जेब पे भारी पड़ रहा है। हाँ, बजट पे भारी पड़ रहा है। ये महंगाई तो बढ़ी रही है। महंगाई को लेकर सरकार को देखना चाहिए, तेल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। और क्या, अभी इधर जो सप्ताह में लगातार जो दाम बढ़े हैं, सोमवार को बढ़ा, फिर मंगलवार को बढ़ा, अभी कल भी बढ़ा। ये तो ज़्यादा ही बढ़ रहा है कुछ। ये क्या तरीका है कि महंगाई बढ़ रही है और पैसे तो बढ़ नहीं रहे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीज़ों से। महंगाई बढ़ेगी, कमाई तो है नहीं उतनी ज़्यादा। कमाई बढ़े तो ठीक है, महंगाई भी बढ़े, लेकिन कमाई है ही नहीं तो महंगाई बढ़ेगी तो कहाँ जाएंगे लोग, क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं चाहता गवर्नमेंट से, मैं चाहता हूँ केवल रहम करें जनता पे बस। महंगाई नहीं भैया, जेल हो जाएगी ज़्यादा बोलेंगे तो देखिए इनका मानना है कि जो है महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग यही मानना है कि जब भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का यही मानना है कि अभी कोरोना संक्रमण खत्म हुआ है, कमाई हो नहीं रही है और महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में जीवन यापन काफी मुश्किल हो जाएगा। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। इस मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में उर्दू सहाफ़त का अहम किरदार रहा। हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल हुए हैं, लेकिन उर्दू को जो मकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। सहाफ़ती मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ियों ने इस बात की शिकायत की है। अनवार कौम रोज़नामा से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी अहमद फ़ारूक से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने बातचीत की।
आज उर्दू पत्रकारिता दिवस है और उर्दू पत्रकारिता को 200 साल पूरे हुए हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जुमैर अहमद फारूकी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तकरीबन 50 साल का समय उनका पत्रकारिता में बीता है। उनसे बात करते हैं कि उर्दू पत्रकारिता में अगर बात की जाए तो क्या दौर आपने देखा है और मौजूदा हालात पर आप क्या कहेंगे? मौजूदा हालात तो बहुत नाखुशगवार भी हैं और दिल को तोड़ने वाले भी हैं और एहसास को तोड़ने वाले हैं। उर्दू सहाफ़त का वो दौर हमने देखा है कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हर शख्स के हाथ में उर्दू का अखबार हुआ करता था। आज जब आप सुबह के वक्त मस्जिदों से निकलने वाले उर्दू दान लोगों को, जिनमें ख़ास तौर पर माइनॉरिटी अक़लियती तबके के लोग होते हैं, आप देखेंगे उनके किसी भी एक हाथ में उर्दू का अखबार शायद ही दिखाई दे। ये उर्दू की तनज़्ज़ुली है और उर्दू वालों की वजह से ये तनज़्ज़ुली आई है। आज 200 साल पूरे हो रहे हैं उर्दू सहाफ़त को, उर्दू अखबार को, जिसके मौके पर आप भी समझ लें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में शायद ही कोई इस सिलसिले में कोई तकरीब की गई हो कि उर्दू सहाफ़त को याद किया गया हो। हम याद करते हैं। इस वक्त की जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में हालात ठीक ठाक और अमरनाथ यात्रा को शुरू करने का फैसला एलजी सरकार ने लिया है। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग में 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।